गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 30 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जितने भी आर्टिकल्स को करने वाले हैं उनको सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को ना करते हुए उनको मेंस के आंसर के फॉर्म में हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर व्हाट इज़ हम्बोल्ट एंगीमा इससे अगर कोई सवाल आ जाए मेंस में तो वो कैसा आएगा और उसका आंसर कैसे करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी आर्टिकल जिनको भी हम आज सभी को जो भी आपके यूपीएससी के सिलेबस के साथ रिलेटेड है लिंक करते हैं, चाहे फिर वो पेपर जीएस 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो या 4 से रिलेटेड भी हो सकता है, तो जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगराइज करके हम अच्छे से समझने वाले हैं। इनका आपको या तो समरी चाहिए है या फिर आपको इनकी इमेजेस चाहिए जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए है जो भी ये पूरा एनालिसिस होता है जिसमें रिटन आपको टेक्स्ट मिलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। अगर ऐसा आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए, पहला लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पर वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, तो आपको आसान रहेगा आपके लिए प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल बोल रहा है ग्रोथ मैनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। लिखा गया है पुल्पा प्रे बालाकृष्णन के द्वारा, जो कि खुद में एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, और यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो इंडिया के अंदर, देखिए मानिया क्या होता है, मानिया होता है एक तरीके से जब एक सब लोग एक ही तरफ पागलों की तरह एक काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसी तरीके से कि एक चीज़ को सर पे चढ़ा लेना। तो ग्रोथ का जो मैनिया अभी हम देख पा रहे हैं चढ़ गया है। हम क्या देख रहे हैं कि 2047 तक इंडिया जो है उसको 10 ट्रिलियन की यहाँ पर इकोनॉमी बनाने की बातें की जा रही है। अभी फ़िलहाल हम ऑलमोस्ट 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज 2024 के अंदर, और फिर हम देख पाएंगे कि 2030 तक हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। यहाँ पर बालाकृष्णा जी एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात है, खासकर जब हम देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, इससे बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे कंट्री के नेम के लिए भी। स्टिल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है इनइक्वालिटी को लेकर कि देखिए ग्रोथ तो यहाँ पर हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है, ग्रोथ हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ की, तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ की बात करें तो हम ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन क्या हम साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि विकास भी साथ में कर रहे हैं, ये सवाल उठ जाता है। सवाल उठता है इनइक्वालिटी को लेकर। इतनी ज़्यादा असमानताएं हैं खासकर सोशियो इकोनॉमिक के अंदर। सोसाइटी में भी हमें इनइक्वालिटी दिखाई देती है, अलग अलग कास्ट का सिस्टम है, कोई बहुत ऊपर माना जाता है तो कोई बहुत ही नीचे माना जाता है। फिर इकोनॉमी में भी हम देख पाएंगे कोई डेली के जो मिनिमम वेजेस है 300 से 400 रुपये कमा पाता है, और कोई ऐसा है जो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ भी कमा पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद में समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होता रहता है उस सोसाइटी के अंदर। अगर सिर्फ हम लोग ग्रोथ की बातें करेंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल तो हो सकता है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो हमारा पॉलिटिकल स्फेयर बनाया गया है, और डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि इक्विटेबल आउटकम्स आने चाहिए, यानी कि सभी को, खासकर इक्विटी का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि जिसके पास कम है उसको ज़्यादा दे दीजिए, जिसके पास ज़्यादा है उसको थोड़ा कम दे दीजिए, ताकि बराबरी आ सके। तो ये सारा समूह पे बात की गई है। फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या बात की गई है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पॉइंट 1 पर देख पाएंगे कि ग्रोथ वर्सेस यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात की है। तो ग्रोथ वर्सेस इनइक्वालिटी में हम समझे तो क्या क्या हमें समझना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं, और ग्रोथ और इनइक्वालिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल इंडिया के लिए अभी एस्पिरेशन बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पाना चाहते हैं, एस्पिरियंट है उसके प्रति, लेकिन स्टिल कुछ एक छोटा सा हम देख पाएंगे सेगमेंट ऐसा है पॉपुलेशन के अंदर जो यहाँ पर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी नहीं पा पाया है। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, या फिर जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है उसके अंदर क्या कि परचेजिंग बास्केट में जितना वो लोग खा पाते हैं उसको खा पाएँ। उनके लिए जो बहुत
मिनिमम सुविधाएं होनी चाहिए एक मानव को जीवन जीने के लिए, उस तक भी वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके बालाकृष्णा जी जो कि हमारे ऑथर है वो वॉर्न करते हैं कि कैसे जो ये ऑब्सेशन है इकोनॉमी के साइज को लेकर वो कहीं ना कहीं इनकम ग्रोथ के अंदर प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि उसका पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि किसको कितना मिलेगा। जो ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो नहीं है उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है, जिनको सोसाइटी की वजह से हम देखते हैं कि इन डिफरेंसेस की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से उतनी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुई, स्किल प्रोवाइड नहीं हुई, तो वो सब क्या रह जाएंगे, वो सब फिर से पिछड़े रहेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो हम देख पाएंगे कि और क्या क्या यहाँ पर बातें की गई हैं। तो इनइक्वालिटी का एक पैराडॉक्स बताया गया है। देखिए क्या बात हो यहाँ पर हो रही है, बालाकृष्णा जी ये कहते हैं कि देखिए रिसेंटली जो स्टार्क है इन इक्वालिटी के अंदर हम देख पाएंगे कि कैसे असमानताएं यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि असमानताएं पहले भी होती थी, लेकिन अब क्या है, अब इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। खासकर यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें तो पता चलता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक पुअर कंट्री है लेकिन अफ्लुएंट एलीट यहाँ पर है। यानी कि कंट्री तो पुअर है, कंट्री में तो बहुत सारे गरीब हैं, लेकिन एलीट जो है यानी कि जो क्षमतावादी हम बोल सकते हैं, या फिर एलीट को मैं बोलूँ कि एक जो एक ऊपर दर्जे के अमीर लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ही अफ्लुएंट है, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को पड़ता है पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर। तो इसी वजह से जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर दिखाई देती है, जब हम सोचते हैं कुछ उम्मीदें करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें बढ़ाना है, उस समय पे अभी हमारा सबसे बड़ा काम ये रहना चाहिए कि जो पुअरेस्ट है, जो सबसे गरीब यहाँ पर है, वो स्टैग्नेंट ना रह जाए, वो वहीं पर खड़ा ना रह जाए, उसको भी उठाना पड़ेगा, उसको भी बोलना पड़ेगा कि आप भी आगे की तरफ बढ़िए। और इन्हीं में से यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे रियल वेजेस का अगर हम सेग्नेशन देख सके यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है, रियल वेजेस क्या होते हैं, यानी कि जो असली पहले सोचे गए होते हैं, कुछ हमें मिलता है कि इतना मिल जाना चाहिए, लेकिन जब हम पास्ट में जाके कोई रिपोर्ट देते हैं तो असलियत में किसने कितने वेजेस को कमाया, किसने कितना वेतन कमाया, अगर उस पर देखें तो यहाँ पर दो वेतनों की बातें की गई हैं। पहला जो डाटा लिया गया है वो लिया गया है यहाँ पर लेबर ब्यूरो से, और पहला जो डाटा है वो लिया गया है यहाँ पर रूरल वेजेस का, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वेतन दिया जाता है वो कितने रेट होते हैं। अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ यहाँ पर कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा इनकम की डिस्पैरिटी है, कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है। हालांकि रियल वेजेस थोड़े बहुत बड़े तो हैं, यानी कि उनमें बढ़ाव तो आया है। खासकर एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर बात करें कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो उनको जो उनकी वेतन मिलता है जो भी, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो ये रियल वेजेस है, खासकर कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है दर साल। जब हम उसको महंगाई से जोड़ते हैं तो यानी कि पहले अगर कोई चीज़ 2 रुपये में आती थी और कोई इंसान ऐसा था जो 5 रुपये यहाँ पर कमा पा रहा था पर आर के हिसाब से, और वो उसको खरीद पा रहा था इजिली, 3 रुपये उसको फिर से बच जा रहे थे, ठीक है, वो उससे अपना परिवार का और खर्च चला सकता था, एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता था बच्चों को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो चीज़ तो हो गई है 4 रुपये की और वेजेस बस हुए 6 रुपये के, यानी कि वेजेस तो बड़े हैं लेकिन अब आप इसका प्रॉफिट देखिए कि जो पहले 3 रुपये बच जाते थे अब वो रुपये कितने बच रहे हैं, 2 रुपये। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे ना देख कर कि पहले एक इंसान था तो जिसको दिन के कंस्ट्रक्शन काम करने के 500 रुपये मिल रहे थे, अब उसको वो रुपये 700 तो मिल गए हैं, लेकिन पहले इन 500 रुपये में से भी 300 रुपये उसको डेली के खर्च वगैरह करने के बाद भी बच जाते थे, अब उसको सिर्फ 200 ही बच रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि रियल वेजेस जो है अगर उसको निकालेंगे तो वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ना कि वो बढ़ा हुआ है। हालांकि एग्रीकल्चर का जो डाटा है वो थोड़ा सा इससे अलग है, उसमें थोड़ा सा बढ़ाव भी हमें देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि देखिए अब ये सारी प्रॉब्लम तो यहाँ पर बताई जा चुकी हैं कि रूरल वेज रेट में प्रॉब्लम है। फिर इनइक्वालिटी मैटर क्यों करती है, क्योंकि 2 कारणों से। पहला तो देखो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अनइक्वल जो सोसाइटी होती है ना वो सोशल पैथोलॉजी के अंदर वर्स्ट फॉर्म में होती है। अगर कोई भी सोसाइटी अनइक्वल है तो नॉर्मल सी बात है
जो यहाँ पर नीचे के दायरे पे या पैराडिगम पे हमें दिखाई देंगे वो एस्पायर करेंगे ऊपर जाना, और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ेगा, एजुकेशन नहीं है। तो ये सब कुछ जो एक सोसाइटी है उसका रूप बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ पर दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि जो रिच होते हैं वो इम्यून नहीं होते हैं पैथोलॉजी से। वो कितनी ही कोशिश करे, कितना ही अपने कैसल्स वगैरह को बचाने की कोशिश करे, कितनी गेटेड कम्युनिटीज़ बना दी जाए खासकर इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी जो क्राइम रेट होगा वो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो एक तो सबसे बुरी बात यही है, इसी वजह से इनइक्वालिटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया के सामने बहुत सारी चीज़ें, अगर अनइक्वल सोसाइटी रहेगी तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा हमारा खुद का यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल है उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो इंडिया खुद में एक लीडर बनना चाहता है, अपने आप को एज अ डेवलप कंट्री बनाना चाहता है, विकसित भारत का एक सपना देख रहा है, तो वो सपना भी शायद पूरा ना हो पाएगा। तो इन्हीं वजहों के कारण से क्या करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अब हमें सारी समस्याओं का पता चल गया, एक बात का समझ में आ गया कि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक तरफ गवर्नमेंट को ले लीजिए या फिर जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, सब लोग यहाँ पर एक रेस में लगे हुए हैं, एक दौड़ में भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना, और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते ही ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अभी हम कौन से नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। जापान जो है वो हमसे आगे, जर्मनी हमसे आगे है, फिर हम देख पाते हैं कैसे चाइना हमसे आगे, और उसके बाद में सबसे ऊपर कौन है, यूएसए है। तो हम यूएसए को भी देख पाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर अगर 2030 तक ऐसा बोला गया, वर्ल्ड जो बैंक है उसकी रिपोर्ट भी आई थी कुछ महीने पहले, उसने भी ऐसा बताया कि कैसे इंडिया जो है वो 2030 तक यहाँ पर जापान को पीछे छोड़ देगा, और 5 ट्रिलियन बनने के बाद में 4th नंबर पे आ जाएगा, और धीरे धीरे 3rd नंबर पे आ जाएगा, जो कि हालांकि चाइना इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी आज के टाइम पे। तो यूएसए और चाइना के साथ हम टक्कर में आएंगे, एक इस सपने को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम रियलिटी में आते हैं, सच्चाई के अंदर आते हैं, तो हम देखने जाते हैं कि कैसे एक तबका ऐसा है भारत का जो कि ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तभी तो अभी भी रिपोर्ट क्या बोल रही है कि गरीब देश है लेकिन एफ्लुएंट एलीट है, कि आज के टाइम पे भी कुछ अमीरों का, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, गरीबों के देश के अंदर अमीरों का राज है। बस यही एक स्टेटमेंट मैं आपको अगर हिंदी में करके बताऊँ तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर मीनिंग हम देख पाएंगे। तो ऐसी अगर स्टेटमेंट कोई भी रिपोर्ट कोई भी दूसरी कंट्री डालता है किसी के ऊपर में, तो कितनी बड़ी बात है। ये हमारी जो हम अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी को कम करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए। इथिकल वे में भी करना चाहिए, पॉलिटिकल वे में भी करना चाहिए, इकोनॉमिकल वे में भी करना चाहिए, हर दिशा में ये क्या है, बहुत ज़रूरी है करना। फिर हम चलते हैं कि अब इसको किया कैसे जा सकता है। और मेंस में तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि समस्याएं क्या है, सीधी सी बात है, वो तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए। अब मेंस का आपका जीएस पेपर का जो 3 होता है, जीएस पेपर 3 में आपका क्या क्या आएगा, इकोनॉमी आएगा, उसके अलावा इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर हम देखेंगे, उसके अलावा देख पाएंगे एनवायरनमेंट को, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख पाएंगे, और मोस्टली इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, इन सबको मिला के थोड़ा थोड़ा भाग होगा। इकोनॉमी के अंदर हमें अच्छे से समझ में आता है कि ग्रोथ की और स्टेग्नेशन, इन सारी चीज़ों की बातें होती है। और अब जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये भी इकोनॉमी का आर्टिकल है। तो अब अगर हम इस अर्थव्यवस्था के आर्टिकल के अंदर जाएं और कुछ स्ट्रेटजीज निकालने की कोशिश करें जो कि आर्टिकल में नहीं देखिए, तो वैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, देखिए ये समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या किया जा सकता है, पहला जो आजकल हमारे इंडिया के अंदर होता भी है, जीएसटी के अंदर कैसा होता है मैं आपको बताऊंगी। पहला सोल्यूशन हो सकता है कि एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यहाँ किया जाए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होगा, चलिए हम पॉइंट्स के अंदर या माइंड मैप बनाकर यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि क्या करना चाहिए। हमें क्या करना है, इंडिया से इनइक्वालिटी को कम करना है। इनइक्वालिटी को हम लोग कम करेंगे तो उसके लिए एक प्रोग्रेसिव टैक्स लेके आना पड़ेगा। देखिए प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन होता है ना, उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना होगा कि जो अमीर हैं उनसे तो आप लोग ज़्यादा टैक्स ले लीजिए, जो गरीब हैं उनसे आप कम कम टैक्स लीजिए, या फिर उनके टैक्स ना लेकर उनको क्या करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो उस टैक्स से। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रोग्रेसिव
टैक्सेशन कि ठीक है हम लोग, और जीएसटी में ऑलवेज वी कैन सी एग्जांपल ऑफ दिस। कैसे देख सकते हैं जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी के अंदर आपका क्या होता है, किसी किसी चीज़ पे 18% का जीएसटी लगता है, किसी किसी चीज़ पे 27% तक चला जाता है जीएसटी। तो ये सारी चीज़ों में हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन इससे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वेल्थ का, वो सारी की सारी सोसाइटी में इवनली हो पाएगा, राइट। कभी कभी हम देख पाते हैं कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स होता है या डायरेक्ट टैक्सेस जो आपसे लिए जाते हैं, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट जो होते हैं वो तो जीएसटी के माध्यम से ले लिए जाते हैं, और उसमें तो ज़्यादा कुछ हम चेंज कर भी नहीं सकते, उसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स में आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, और जिसकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम होती है उनके ऊपर ये टैक्स की परसेंटेज लगाई जाती है। और कभी कभी हम देख पाते हैं कि जिनकी इनकम जो है वो माइक्रो लेवल से ज़्यादा चली गई है, या मान लीजिए 100 करोड़ से ज़्यादा जा चुकी है एनुअल के हिसाब से, उन पे क्या होता है 30% तक हमें यहाँ पर इनकम टैक्स दिखाई देता है। यानी कि वो 30 करोड़ रुपए अभी सरकार को एज अ टैक्स के रूप में देंगे और 70 करोड़ रुपए अपने पास रख पाएंगे। तो ये सब कुछ एक कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है। इससे क्या हो सकता है कि हमने, क्योंकि पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखा है जिनकी वजह से जहाँ पर इनइक्वालिटी कम हुई है, तो वहाँ वैसी जगहों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास हो सकती है। दूसरा हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। अब आप लोग सोचेंगे कि इन्वेस्ट एजुकेशन के अंदर क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एजुकेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पे इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और इंडिया के जो हमारे प्रधानमंत्री वो क्या चाहते हैं कि बेरोजगारी, क्योंकि सरकार के पास इतनी ज़्यादा यहाँ पर सीट्स नहीं होती हैं कि वो हर किसी को नौकरी प्रोवाइड करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तो स्किल्स आनी चाहिए, दूसरी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, इनोवेशन करने चाहिए, सोचना चाहिए। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंस के अंदर लेके जाऊँ तो मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि कैसे एक पर्टिकुलर एज के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाथ बना सकता है, न्यूरॉन के पाथ बना सकता है। हमारा जो न्यूरॉन होते हैं, राइट, आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत ही स्लो देख देख के सीखते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो भी आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को कब ब्रेक लगाना है, कब आपको क्लच को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर पाते हो। उसका क्या मतलब है, क्योंकि आपका न्यूरॉन का पाथ जो है वो सेट हो गया है। अब आपको बार बार ना ही आपको नीचे देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा जो ब्रेक है वो कहाँ पे है। ये सब कुछ आपके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन कब करना है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तब क्या होता है कि आपका न्यूरॉन का पाथ बन जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि सोसाइटी को इक्वल करना है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर पब्लिक एजुकेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा स्किल्स का काम नहीं किया गया है। इवन हम देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये आती है, इसके अंदर पहली बार ये किया है कि हर स्कूल में वोकेशनल यहाँ पर क्या होंगी, क्लासेस होंगी। और वोकेशनल स्टडीज़ किस चीज़ के लिए होती है, स्किल्स के लिए, कि आपको स्किल्स दिलाई जाएंगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक के अंदर करना पड़ेगा एजुकेशन हो, ताकि उनका जो इनकम है, देखिए जितनी ज़्यादा स्किल होंगी उतनी ज़्यादा उनको इनकम में पैसे मिलेंगे। इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इनइक्वालिटी कम होगी, और इनकम इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। थर्ड हम देख पाएंगे कि कैसे प्रमोट करना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को। अब सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा लोग फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, बैंकिंग का सिस्टम है, उन सारी चीज़ों के अंदर वो लोग आ सकें। वो लोग कैसे आएंगे ऐसे, तो हम देख पाएंगे कि देखिए जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, खासकर वुमेंस का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं था, उनके खुद के बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, वो लोग डिजिटल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या करना चाहिए, ये जो इंडिविजुअल है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर, ताकि वो लोग आ सके, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो एक समाज का वो पिछड़ा तबका हो जो अभी तक बहुत ज़्यादा सुविधाएँ प्राप्त नहीं कर पाया है, उन सबको एक्सेस दिलवाना होगा। बैंकिंग का, क्रेडिट इंश्योरेंस उनको देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनके पास होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स इंसान तभी करता है जब उसके पास थोड़ा सा पैसा होता है, यानी कि जब वो अपने खाने को छोड़कर रिस्क ले पाएगा। अब किसी के पास दिन के सिर्फ 100 रुपये ही हैं, अब उसको सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अब मेरा खाना इससे पूरे फैमिली के साथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर उसको आप क्या करते हो कि एज ए समाज के तरीके से, जब हम इसको यहाँ पर डिबेट में देखते हैं कि कैसे जो यहाँ पर प्रमोट किया जाता है
जाता है, फ्री के मील्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कुछ सेक्शन ऑफ समाज के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर कुछ सेक्शन ऐसा है जिनको देख पाते हैं हर महीने कुछ राशन दिया जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अगर वो लोगों को खाने की टेंशन कम होगी तो रिस्क लेना इससे बढ़ जाएगा। और रिस्क भी इंसान कितना ले सकता है, 10%, 20%। तो इसी वजह से जो क्रेडिट की फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप में कुछ काम के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर सके। इससे क्या होगा, असमानताएं घटेंगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है। देखिए, इसके अलावा और ये किया जा सकता है कि प्रमोशन हो सकता है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भी यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, इक्वली यहाँ पर देना चाहिए। जो पॉलिसीज़ है कुछ ऐसी बनाओ कि उसमें ना जेंडर मायने रखता हो, ना कास्ट मायने रखती हो, ना ही इथनिसिटी मायने रखती हो, ताकि जितने भी लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएं हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, सामने आए और उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को यहाँ पर अपने पास में ले सके। तो इसीलिए प्रमोट करना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। और इक्वल वर्क का जो पे है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई फीमेल है, जेंडर बेस्ड या कास्ट बेस्ड, यहाँ पर कोई भी ऐसा हम देखेंगे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने 4 घंटे काम किया है और 4 घंटे के एक इंसान को या एक मेल को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 800 रुपये मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से कोई फीमेल लेबर है या कोई काम कर रही है तो उनको भी 800 ही दिए जाने चाहिए। तो इक्वल वे, यानी बराबर के काम के बराबर के यहाँ पर पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद हम देख पाएंगे 4 पॉइंट्स यहाँ पर कर चुके हैं हम। और 5th नंबर पे हम देखेंगे कैसे फोकस करना चाहिए रीजनल डेवलपमेंट्स के ऊपर। फोकस करो कि रीजनल जो डेवलपमेंट है, यानी कि जगह जगह के साथ में उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ पर बढ़ाएं। खासकर रूरल अर्बन डिवाइड को हम बहुत ज़्यादा देख पाते हैं कि कैसे अर्बन एरियाज में, शहरी जो एरियाज़ है उनके अंदर यहाँ पर वो ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा दिखती है, बेसिक एम्यूनिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको अर्बन एरियाज़ में मिल जाती हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो इसी वजह से रीजनल हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम डेवलपमेंट को वहाँ तक भी पहुँचाएं जहाँ तक अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है। और इससे और जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, देखिए उसको एंड के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि एट द एंड आखिर में ऐसा क्या करना चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। वो है कि यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथन दी सोशल सिक्योरिटी, यानी कि समाज के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले, चाहे वो पर्टिकुलर एज पे मिले, तो उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को एज अ काम करना चाहिए। खासकर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम होने चाहिए। जो बूढ़े हो चुके हैं, डिसेबल्ड हैं, इल हैं, बीमार रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो लोग क्या करें, एक्सट्रीम गरीबी के अंदर ना चले जाएं और एक्सट्रीम असमानताएं उनको ना देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर हम देख पाते हैं आदित्य सिन्हा के द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल ऑन ड्यूटी रिसर्च इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर एज अ ऑफिसर हैं। और इनको हम देखेंगे कि क्या बात करें। देखिए, इन्होंने अर्ली न्यूट्रिशन इम्पैक्ट का बात किया है कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। यानी कि कोग्निटिव क्या होता है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसको बोला जाता है कोग्निशन। यानी कि आप किसी चीज़ को कितना पढ़ पा रहे हो, फिर कितना उसको समझ पा रहे हो, कितना कोग्निशन कर रहे हो, दिमाग से हमारी डेवलपमेंट, विकास की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। कह रहे हैं कि शुरुआत में जो आप पर्टिकुलर एक बच्चे को यहाँ पर कोई भी खाना देते हो, न्यूट्रिशन देते हो, न्यूट्रिशन देखिए, हम कोई भी फूड खाते हैं ना, तो उस फूड को हमारी बॉडी ऐसे ही पचा नहीं पाती है। वो लोग क्या करेंगे, उसका डाइजेशन जाएंगे, और जब हमारी फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद में डाइजेशन से जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे फिर वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे फिर वो हम देख पाएंगे कि जो हमारा क्रिएटिन होता है जिसको विटामिन ए में कन्वर्ट करना पड़ता है, विटामिन चीज़ को, चाहे फिर बहुत सारी चीज़ और भी हो सकती है, जैसे कि फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। और इसी वजह से हमें जो फूड होता है वो हमेशा इस बात पे बात की जाती है कि कैसे फूड सिक्योरिटी के तहत आपको पोषण की सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। इंडिया जो है वो फूड सिक्योरिटी में तो अपनी जगह बना चुका है। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय पे इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी
कि कैसे वो अपनी फूड की जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर कर सके, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे, माल न्यूट्रिशन थे, कुपोषण का शिकार थे, ठीक है, और भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास ना पैसा था ना एग्रीकल्चर था। फिर हम देखते हैं नॉर्मन ब्लॉगची को, जो कि यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उन्होंने हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उससे हम लोगों को यहाँ पर अवगत करवाया जाता है। उनके वीट की जो एक आती है हमारे पास बीज, जो वो लेके आते हैं, जो उन्होंने ब्राज़ील के अंदर किया था एक्सपेरिमेंट, वो सक्सेसफुल रहता है। और इंडिया अब एक ऐसा कंट्री बन गया है कि खाने के मामले में, फूड सिक्योरिटी के मामले में अब वो कह रहा है कि मैं वर्ल्ड को खाना दूंगा, यानी कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैं इतना उगा पा रहा हूँ कि अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी मेरे पास ज़्यादा बच रहा है, तो मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट करूंगा। तो इंडिया उस स्टेज पे पहुंच चुका है। लेकिन आज जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है वो क्या बात है कि इंडिया में आज भी फूड सिक्योरिटी तो हो गई है, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं हुई है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषण होता है, वो यहाँ पर नहीं मिला है। और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, खासकर जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों में, जब हम बात करते हैं 10 साल तक के बच्चों में, जिनके दिमाग अभी विकसित हो ही रहा है। और हमें पता है कि जब एक बच्चा होता है वो खाना खाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 60% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वो सारे के सारे एनर्जी के रूप में हर चीज़ में उसका माइंड लेता है, क्योंकि माइंड क्या कर रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, विकासशील स्टेज के अंदर वो चल रहा है, अभी वो डेवलप हो रहा है। बॉडी बहुत ही कम पोषण को ले पाती है। तो 60% जब आपके दिमाग को चाहिए तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। और उसी की वजह से बच्चों में स्टनिंग जैसी समस्याएं दिखाई देती है, यानी कि जितनी उनकी आयु है, जितना उनकी हाइट है, उनके हिसाब से उनका वजन नहीं होता है। इसे बोला जाता है स्टनिंग। इसी वजह से ये माना जाता है कि ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है बच्चों में, ये पोषण की वजह से है, कुपोषण की वजह से हो जाता है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि कैसे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो अर्ली न्यूट्रिशन का हम फ़र्क देख पाते हैं कि इससे क्या हो रहा है, तो हम कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। एक सर्वे यहाँ पर किया गया है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये जो स्टडी की गई थी यहाँ पर, वो स्टडी करवाई जाती है LC नोमोरो के द्वारा। और उस स्टडी में हमें पता चलता है कि कैसे जो बच्चे हैं, चाइल्ड जो होते हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, 4 तरीके से इसमें टेस्ट किया गया। उनकी खुद की मेमोरी कितनी है, यानी कि मेमोरी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूट्रिशन का, पोषण का। फिर हम देख पाते हैं कि इनहेबिटेड मेमोरी उनकी कितनी है, कितनी वो उसको बढ़ा सकते हैं, कितना उनको मिलती है। उसके अलावा उनके और 2 टेस्ट किए जाते हैं, और उन टेस्ट के उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर पोषण को प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे मदर से रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कामें की गए हैं, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, कुछ यहाँ पर बोला गया है कि कैसे अभी प्रभाव लाने चाहिए। 3 स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। पहली स्ट्रेटजी क्या है कि अर्ली ब्रेड जो फीडिंग होती है उसको यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है, यानी कि जो माताएं होती हैं और जो वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उसको बच्चे को एक तो बहुत जल्दी करवाना चाहिए। यानी कि अभी जो प्रॉब्लम है क्या है कि माताएं 6 महीने तक या फिर 1 साल तक इसको करवा के बंद कर देती हैं, लेकिन वो लगातार 2 साल तक बिना रुके लगातार मदर्स को करवाना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर बच्चे का जो दिमाग है, जो इम्यूनिटी है, वो सब चीज़ें उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उसको जितने पोषण चाहिए वो मिलेंगे। इसके अलावा 6 महीने होते ही कोई भी बच्चा जब होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में अदर अल्टरनेटिव फीडिंग्स भी करवानी शुरू कर देनी चाहिए। यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा हम लोग खाते हैं, चाहे उसमें गेहूँ हो सकता है, कुछ भी ऐसा, तो अदर जो होता है उसको भी यहाँ पर वीट के रूप में या उसमें अनाज के रूप में खिलाते रहना चाहिए। सेकेंड अप्रोच हम देख पाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ये था फैमिली की तरफ से कि मदर क्या कर सकती हैं। सेकेंड अप्रोच है यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है। तो गवर्नमेंट को हम देखेंगे कि जैसे मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम चलाया गया है, और उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर क्या काम किया, एक तो मदर्स को खुद में पोषण उनमें भी होना जरूरी है, तभी वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा पाएंगी, तभी, क्योंकि मदर की हेल्थ का, मदर की हाइट का, इन सभी चीज़ों का एक बच्चे का क्या होने वाला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब वो गर्भ में होता है। तो इसी वजह से उनको एक
एक तो जब वो प्रेग्नेंट होती है उसी समय से उनका पोषण बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना चाहिए ताकि उनकी भी सेहत ठीक रहे। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि मदर्स के अंदर आयरन की प्रेगनेंसी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और आयरन की कमी होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मदर्स को डायबिटीज़ तक हो जाता है, यानी कि उनको डायबिटिक जो उनका इंसुलिन है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि टाइप 2 की उनकी डायबिटीज़ होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसी वजह से आयरन सब कुछ उनको मिलना चाहिए। आंखें उनकी कमज़ोर हो जाती है तो वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि बच्चे को भी वो प्रोवाइड हो सके। दूसरी बात, जब बच्चा हो जाता है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात कि मदर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि समाज का हर वर्ग जो है वो पोषण के ऊपर बात कर सके। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि बच्चों से लेकर अब हमारी जो नेक्स्ट पैराडिगम है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए पूरी कंट्री का, वो क्या होना चाहिए कि हमारा अगला पड़ाव है, हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, पोषण की तरफ, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी अब हमें चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और सभी को इस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इलेक्शन से लेके, देखिए यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात की गई है कि जो साइमल्टेनियसली इलेक्शंस अभी हो रहे हैं तो उनका क्या क्या यहाँ पर प्रोज और कॉन्स होने वाले, एक डिबेट की तरह ये दिखाई दे रही है। इसको लिखा गया है रंगराजन आर के द्वारा, जो कि फॉर्मर एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और उन्होंने बोला कि अगर एक साथ इलेक्शन करवा दिया जाए तो उसके नुकसान और फायदे क्या होंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे प्रोज को, यानी कि फायदे क्या होंगे, और उसके बाद इधर हम देख लेते हैं कॉन्स को कि नुकसान क्या होंगे इससे। कैटेगरीज में बांट के इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझना आसान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली में इलेक्शंस की बात हो क्या रही है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि पूरा 1 इंडिया 1 इलेक्शन की बातें की जा रही है, यानी कि पूरे इंडिया में बार बार जो इतना खर्च आता है, क्यों ना उसको एक ही बार के अंदर इलेक्शन करवा दे पूरे के पूरे इंडिया में, तो वो साइमल्टेनियस होगा, एक ही साथ सभी जगह पर वो इलेक्शन होगा। ये आइडिया जो है, ये आइडिया है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का, और जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज होती है स्टेट लेवल के ऊपर, जैसे कि पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज होती है, तो वो सभी का इस तरीके से बनाया जाए कि वो एक ही साल में यहाँ पर चल पाए। अब इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई, और वो किसके अंडर में बनाई गई थी? लीडरशिप ऑफ रामनाथ कोविंद, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके अंडर में ये कमेटी बनाई गई, और उन्होंने भी इस कमेटी के अंदर थोड़ा सा हामी भर दिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस पहले भी लाने की कोशिश की गई थी, ऐसा तो नहीं है कि ये सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी सब लोग ऐसा ही चाहते होंगे कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्रैक्टिस है इसको लाने की कोशिश की गई थी 1952 में, हमारा सबसे पहला जर्नल इलेक्शन होता है। फिर 1957 में भी ऐसा ही इलेक्शन का साइकिल चल रहा था। फिर 1962 के अंदर हम देखते हैं, फिर 1967 तक, उसके बाद हर जो जितने भी लेवल पे ये इलेक्शंस होते थे वो एक साथ होते थे। लेकिन फिर बहुत सारे रीजंस हुए। कभी कभी क्या हुआ कि किसी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनकी चेयर पे रहते रहते मौत हो गई, तो बीच में ही, क्योंकि वो 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं था, तो दोबारा सिलेक्शन करवाना पड़ा, किसी ने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसे आते आते कुछ स्टेट आगे चली गई, कुछ स्टेट पीछे हो गई, और ये जो डिज़ाइन है, ये जो पहले हमने बरकरार किया था कि हम लगातार इसको करते जाएंगे साइमल्टेनियसली, एक ही साल में पूरे देश में इलेक्शंस होंगे, वो इलेक्शन को बरकरार नहीं रखा जा सका। अब दोबारा से इस पे बातें की जा रही है, अब दोबारा से बातें की जा रही है, तो इसके अच्छे क्या हैं, बुरे क्या हैं, उन दोनों पहलू को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ये सवाल मेंस के अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल करंट है। आपसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, अच्छाई क्या है, और आपका इसके ऊपर टेक क्या है, आप क्या मानते हो, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो प्रोज में अगर देखें तो ऑथर खुद ही इन चीज़ों को बता रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि अच्छाई देखें तो कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगी। जो जनरल इलेक्शन होते हैं उनके अंदर बहुत सारा खर्च आता है, सिंपल सी बात है। और जब हम जनरल इलेक्शंस की कॉस्ट की बात ही कर रहे हैं तो लोकसभा के लिए भी लगभग 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर खर्च कर देती है इलेक्शंस के लिए। अगर हम कंसिडरेशन में लें कि ये एक्सपेंडिचर क्या होगा, अलग अलग स्टेट के ऊपर हम देंगे इलेक्शन असेंबली के साथ में, तो हम देखेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इलेक्शन से क्या होगा कि एक ही साथ हर जगह इलेक्शन हो रहा है, तो लगातार जो खर्च आ रहा था वो कम आएगा एज कम्पेयर टू जब अलग अलग सारे के सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग शिफ्ट करने पड़ते हैं, अलग अलग सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो एक तो क्या होगा इससे पैसा, और यही सबसे बड़ी इसका प्रोज भी है, यही सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट भी है।
दूसरा हम देखेंगे कि इससे गवर्नेंस जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखिए क्या होता है, अगर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, जब कभी कभी किसी एक हम देख पाते हैं कि स्टेट के अंदर या फिर किसी एक में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक एक जगह पे काम अच्छा चल रहा है, दूसरी स्टेट में काम हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इस तरीके से करते करते हम देख पाते हैं कि कैसे जब हर साल में यहाँ पर 5 से 6 स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाज यहाँ पर दिखाई देती हैं, मिनिस्टर होते हैं, तो वो कैंपेन के मोड में चले जाते हैं। हर साल में 5 से 6 स्टेट का हो रहा है। फिर हर जो हम देख पाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पर अब वही यहाँ पर अपनी गवर्नेंस बनाए रखना चाहती हैं, तो सब कैंपेन मोड में है। और कहीं ना कहीं ये जो एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग है, यानी कि उनको जो रोज राज्यसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए एज अ लेजिस्लेचर, वो कहीं ना कहीं इससे हिंडर होती है, इसमें कमी आती है और इसी वजह से डिस्ट्रप्शन भी दिखाई देता है। थर्ड हम देख पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी क्या होता है, जब भी इलेक्शन होता है तो हमें पता चलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा उसके अंडर में काम होगा। उसके ऊपर फिर हम देखते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरह वो काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर क्योंकि ये सभी लेवल पे हम देखेंगे एक ही साल में, तो यहाँ पर एक अलग तरीके से काम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि ताकि ये जो स्मूदनिंग है इलेक्शन कि वो ज़्यादा अच्छे से हो सके, तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, क्यों ना आप उनको यहाँ पर लेकर आ जाइए। तो एक अल्टरनेटिव दिखाया गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर यहाँ पर आ जाएंगी तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट का इतना ज़्यादा टाइम जाता है वो भी बचेगा, और उसके अलावा एक यूनिटी भी आएगी पूरे के पूरे समाज के अंदर में। तो हाई स्टेक इलेक्शन जब होंगे हर साल में, तो वो क्या करेगी, जो डिवाइड होता है ना, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वो उससे कम होगा, क्योंकि सभी की सभी जो टेंडेंसीज है वो इससे कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगी? कि मान लीजिए समाज का एक तबका, अब एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वो किसी दूसरे तबके के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो उनको पता है कि कोई दूसरे उनके बारे में भी बोलेंगे, तो इस तरीके से उनको थोड़ा डर होगा। इसी वजह से सब लोग किसी न किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलने से थोड़ा डरेंगे, या फिर बेवजह का जो एक हम देखते हैं कि डिवाइड करना है सोसाइटी के अंदर, वो डिवाइड लाने से यहाँ पर बचेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यहाँ पर फेडरल इशू दिखाई देता है। फेडरल का हमें पता है कि हमारा जो संविधान है उसने अच्छे से ये बात बोली हुई है कि क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। फेडरल क्या होता है? 2 तरीके का फेडरल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में जितनी आपकी स्टेट होंगी सेंटर के बराबर या उससे थोड़ी कम, सभी स्टेट में बराबर की पावर्स को यहाँ पर बांट दिया जाएगा। एसिमेट्रिकल में किसी स्टेट को ज़्यादा मिलेगी, किसी यूनियन टेरिटरी तो कम मिलेगी, सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा होंगी। इस तरीके से ये बटी हुई होती है। इंडिया क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है, वो क्या बताता है, आर्टिकल 1 ही हमारा बता देता है, इंडिया दैट इज भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तो इसी वजह से इंडिया में हम देख पाएंगे कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर शेड्यूल 7 के अंदर यहाँ पर 3 लिस्ट बांटी गई हैं। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अब इसमें क्या होगा कि वहाँ पर तो दोनों ही, या फिर उसको समावर्ती लिस्ट भी बोलते हैं, कि सेंटर स्टेट उनके जो भी पार्ट उसमें लिखे गए उन पे ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सेंटर में देखें तो हम डिफेंस को देख पाएंगे, टेक्नोलॉजी को देख पाएंगे, सेंसस को देख पाएंगे, और स्टेट के अंदर हम एग्रीकल्चर को देख पाएंगे, पुलिस फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमें दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि अगर सेंटर का इतना ज़्यादा प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से जो स्टेट की पावर है, खासकर जो रीजनल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखिए नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका तो जमकर यहाँ पर हंगामा होगा, उनको तो अच्छे से एक तरीके से अपनी कैंपेन करने का मौका मिलेगा। एक तरीके से ये पार्टी का इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एक ही हो रहा है, पार्टी के कैंडिडेट जो है सेंटर के वो दिखेंगे हर जगह उठे हुए। लेकिन जो रीजनल पार्टीज है, जो ज़्यादा जानी नहीं जाती हैं, रीजनल लेवल पे हैं सिर्फ, उनके लिए नुकसान होगा, क्योंकि उनको इससे डिसएडवांटेज होगा, और ये फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है संविधान का उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब्रीज करता हुआ दिखाई देगा। फिर हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, जो कि होता है फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए क्या बात की जा रही है फीडबैक मैकेनिज्म से। अब मान लीजिए आपको 5 साल के लिए यहाँ पर बना दिया गया है,
एक एज एमएलए या फिर आप इलेक्शन में आ गए हैं। अब आपको 5 साल बनने के बाद में सेकेंड ईयर में कुछ पता चलता है कि कुछ और बदलाव यहाँ पर लाने बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी की मांग कुछ और है, इलेक्शन कुछ और है, कुछ चेंजेस चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये साइमल्टेनियसली होगा तो ये जो फीडबैक के चैनल है जो गवर्नमेंट को रिवाइज करने पे मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली रिवाइज करें, नहीं तो समय समय के साथ क्या होगा, वो हटते रहेंगे। तो क्योंकि हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार होगा तो जो ये असेंशियल प्रोसेस है ये कम हो जाएगा, यानी कि जो डर है वो थोड़ा कम होगा कि 5 साल पहले ही हम देखेंगे, 1 साल पहले हम कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे, अभी बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। तो जो हर समय समय पर यहाँ पर बदलाव आते रहते थे वो बदलाव आने कम हो जाएंगे। एट द एंड हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बार अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जिसमें लिखा जाना होगा प्रेसिडेंट, देखिए एक तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के टाइम पे। दूसरा बात यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है खासकर ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन से, लोकसभा से रिलेटेड या फिर लेजिस्लेटिव, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे आर्टिकल 368 में। और इसके लिए क्या चाहिएगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी लोकसभा में और सिंपल मेजोरिटी के साथ हाफ ऑफ द स्टेट का यहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो एक प्रॉब्लमेटिक है, शायद पता हो पास हो पाए नहीं हो पाए, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। फिर आर्टिकल यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। अब हमने प्रोज को भी देख लिया, कॉन को भी देख लिया, फ़ायदे नुकसान दोनों हम समझ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या ऐसा कभी किसी और देश में किया गया है। तो कुछ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के हमारे पास रिकमेंडेशन है, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर हम देख पाते हैं, स्वीडन के अंदर हम देख पाएंगे, इवन जर्मनी के अंदर भी अभी ऐसा ही कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन वहाँ पर चलते हैं जो कि काफ़ी फंक्शनिंग मॉडल, अच्छे से वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी कमिटीज़ उसमें होती हैं, कमीशन होते हैं जिनको इस चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए भी ऐड किया गया था। और आइडिया यही था कि जो इलेक्शन का साइकिल होता है उसको 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि हम देख पाएंगे कि जितने भी लोग सभी के सभी स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन एक साइकिल में हो और दूसरा यहाँ पर हो जितनी भी लोकसभा के इलेक्शन है वो एक साइकिल में हो। तो यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार होना चाहिए, 3-4 महीने के अंदर हम देख पाएंगे, फिर उसी ईयर के अंदर हम दूसरे साइकिल में देख पाएंगे यहाँ पर सभी के भी स्टेट्स के इलेक्शन, राइट। तो एक साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा के भी उसी टाइम चल रहे, स्टेट के भी उसी टाइम। जैसे कि आपका सेमेस्टर वाइज यहाँ पर होता है, हम देख पाते हैं पहले सेमेस्टर में हमारा हाफ सिलेबस आता है, दूसरे सेमेस्टर में अदर हाफ सिलेबस आता है, लेकिन एक ही साल में एग्जाम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये देखा गया है, ऐसे ये चलता है, फंक्शनल है। तो ये एक सूटेबल अमेंडमेंट होने के बाद में हम देख पाएंगे अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है डेमोक्रेटिक और फेडरल प्रिंसिपल्स को, तो हाँ बहुत सारे नेशंस में ये चलता है, तो इंडिया के अंदर भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ये आपकी एट द एंड आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेंस के आंसर के अंदर यहाँ तक ही आपको नहीं बताना होता, वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक। तो जब ये सवाल आता है व्हाट डू यू थिंक, तो फिर आपको अपना खुद का यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन या फिर जो भी आपका नज़रिया है, जो भी आप सोचते हो, परसेप्शन जो भी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखते हैं कैसे इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजीज फॉर स्पीडी ईवी एडोप्टेशन। ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है संदीप राव जी के द्वारा, और बहुत ऐसा कुछ ज़्यादा आर्टिकल में है नहीं, जस्ट हमें पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 के अंदर इससे सवाल पूछा जा सकता है, खासकर मेंस के अंदर। और हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल में जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ईवी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, उसका क्या रोल है उसके ऊपर ये बात करता है। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन किया गया है लिथियम की बैटरीज को। देखिए इससे तो सब लोग यहाँ पर मैं मानूंगी कि सब अवगत ही होंगे कि लिथियम की जो बैटरी हैं वो एक ऐसा एलिमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर ज़्यादा हाई एबिलिटी भी है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की। वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं यहाँ पर उनके अंदर ट्रेवल कर सकता है, और इसी वजह से लिथियम की बैटरीज आज के टाइम, हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि वो जितना पेट्रोल के अंदर एनर्जी डेंसिटी है उतना ज़्यादा नहीं दे पाता है, खासकर उसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन कारणों की वजह से भी आज के टाइम पे भी हमें लिथियम जो है वो ज़्यादातर दिखाई देता है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढने की बात की जा रही है, क्योंकि लिथियम की माइनिंग की वजह से हम देख पाएंगे कि पुरू जैसी जो कंट्रीज़ हैं
या फिर हमें देखने को मिलता है चिली जैसी कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ ने अपने संविधान को ही बदल दिया है। और बदल कर इनका कारण है कि उनसे इतना लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कि उनके एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम करा है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, तो लोगों ने खुद से ही रेफरेंडम किया, खुद से ही प्लेबिसाइट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, इसको आपको बदलना पड़ेगा। और उन लोगों ने अपने संविधान को भी बदला क्योंकि ये नुकसान उनके एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। तो ऐसे हम एग्जाम्पल पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम सेकेंड चीज़ों को देखेंगे कि सबसे पहले तो लिथियम की बैटरीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी जगह पर अगर हम चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर करंट लिथियम आयंस की बैटरी जो उनको इम्प्रूव करने के अलावा कुछ सेंसिंग एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ करना पड़ेगा, तो सेंस कर सके ढंग से। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल दिया है। देखिए टेस्ला के अंदर अगर हम बैटरी को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि कैसे टेस्ला ने एक कैथोड्स बेस्ड एक निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट NMC की और लिथियम आयरन फॉस्फेट की अपनी बैटरीज को लेके आए हैं, जो ज़्यादा एक तो वोल्टेज वगैरह को नॉन टॉक्सिक है, वो ज़्यादा हायर वोल्टेज को फास्टर चार्ज कर सकती हैं, तो इजी मूवमेंट हो सकता है उनके अंदर। तो इसी तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि सेंसिंग एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सेकेंड अप्रोच यही है कि पहले में आपने बैटरीज को यहाँ पर किया और दूसरे में आपको क्या करना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैटरी के अराउंड में, उसको भी आप सेफ्टी के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, जिससे बैटरी की जो लाइफ है वो यहाँ पर बढ़ जाए। तो क्योंकि ये पूरा आर्टिकल ही बैटरी के ऊपर है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा बैटरी सुन पाएंगे। लेकिन इससे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके पॉइंट लिखने में आसानी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई समस्याओं पे या फिर आपसे सवाल आ जाता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जा सकता है। जैसे ये सेंसिंग की बात हो रही है ना, कि अगर मान लीजिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है कि डेंजरस कंडीशन है, तो उसी समय पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, शट डाउन करने का ऑप्शन आना चाहिए और खुद ब खुद जो बैटरी है वो खुद ब खुद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद शट डाउन हो जानी चाहिए, ताकि बैटरी के अंदर कोई फायर ना लग सके, आग ना लग सके। तो इस तरीके का कुछ सेंसर जो मैकेनिज्म है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके अलावा पैराडिगम शिफ्ट लानी पड़ेंगी। तीसरी अप्रोच हमारी दिखाई दे रही है इसके अंदर, जिस अप्रोच में हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए क्या होगा, शिफ्ट करना होगा, बैटरी की जो परफॉर्मेंस है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज को। आप लोगों ने पहले अपने लैपटॉप्स में यहाँ पर HDD का इस्तेमाल किया होगा, हार्ड ड्राइव जो होती थी, लेकिन आजकल उसकी जगह पे क्या होता है, SSD का इस्तेमाल होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज बना देती है आपके लैपटॉप्स वगैरह को। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप सॉलिड स्टेट में लिथियम की बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे, जिनकी स्टेट क्या होगी, यहाँ पर सॉलिड होगी, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हीट रेसिस्टेंट है ना वो उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि कितनी ही गर्मी हो वो ज़्यादा उस गर्मी को सहन कर पाएगा, उसमें आग नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, इससे एक फ़ायदा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से इंडिया का जो इकोसिस्टम है, अब इंडिया का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो फिलहाल में EV बैटरीज की प्रोग्रेस के अंदर अपना भूमिका बिल्कुल निभा सकता है। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काफ़ी फ्रेंडली हो रही हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है स्टार्टअप्स के लिए। और सक्सेसफुल होम ग्रोन EV कंपनीज जैसे कि अथर है या फिर ओला इलेक्ट्रिक्स है, वो भी हम देख पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है अगर बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग स्पेशलाइजेशन ले आए तो। खैर, आज हम चलते हैं अभी हमारे आज के ऑलमोस्ट लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ हम्बोल्ट एगीमा एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हमेशा ये आदत रही है कि वो ऐसे ही शब्दों से क्वेश्चन को बनाते हैं, पूछा जाता है कि ये होता क्या है। तो प्लीज़ इसको एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर इसको याद रखिएगा। अब क्या होता है हम्बोल्ट एगीमा। आर्टिकल जो है वो एक हम्बोल्ट एगीमा नाम के कंसेप्ट को यहाँ पर हमें समझा रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी की बात करेगा इंडिया के अंदर। अब ये देखिए, आप समझेंगे भी तो इसको ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे नाम से, तो इसी वजह से इसको याद ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज़ होती है। फोटो में आप देख पाएंगे कैसे यहाँ पर पहाड़ दिखाए गए हैं, माउंटेन्स दिखाए गए, और माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे हम देख पाएंगे इधर अलग तरीके की घास है, इधर मॉइसीज वगैरह है, इधर ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अलग तरीके से पौधे दिखाई दे रहे हैं।
ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इससे क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधों के अंदर। ऑल्दो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रॉपिक के ऊपर नहीं है। अब ट्रॉपिक्स का मैंने क्यों नाम लिया, उसके लिए चलिए फिर से आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा। चलते हैं हम अपनी अर्थ को बनाते। देखिए हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी गोल होती है, इस तरीके की तो नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से होती है, राइट, थोड़ी सी टिल्टेड है एक जगह के ऊपर। और ये जो आप अर्थ देख पा रहे हैं, ये अर्थ हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री पे इक्वेटर के ऊपर बटी होती है, राइट। तो 0 डिग्री हमें कहाँ पर दिखाई देता है, हम देख पाते हैं यहाँ पर। और जो ये आप 0 डिग्री दे रहे हैं ये इक्वेटर का भाग होता है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप 23.5 डिग्री के ऊपर देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें ऊपर दिखाई देती है, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ये इस तरीके से यहाँ पर हमारी अर्थ बटी होती है। क्यों बांटा हुआ है हमने इसे, बांटा हुआ है सन की पोजिशनिंग के हिसाब से। ये क्या है, हमारा सन है। अब सन क्या करता है, शॉर्ट वेव्स में यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी को छोड़ता है, सनरेज को छोड़ता है। जब ये सन की रेज आती हैं तो हम देख पाएंगे कैसे ये सनरेज इस तरीके से टिल्ट हो जाती है। जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जा रही है तो टिल्ट हो रही है, यानी कि ज़्यादा लाइट वहाँ पर जा नहीं रही है। लेकिन जब ये इक्वेटर पे आ रही है तो इक्वेटर के ऊपर ये बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, बिल्कुल भी ऐसे मुड़ नहीं रही है। अगर ये मुड़ नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2-3 फिनोमिनास को आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो क्या होगी, देखिए 2 काम होंगे। पहली बात तो इंडिया के लोकेशन को ज़रा देख लेते हैं कि इंडिया है कहाँ। तो हम देख पाएंगे इंडिया हमें यहाँ पर दिखाई देता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लगभग 8 डिग्री के आसपास। ठीक है, हम इंडिया की पोजीशन को समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक्स के अंदर हमेशा ऐसा माना जाता है, ट्रॉपिक्स क्या है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो ये एरिया है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। और क्योंकि इसके ऊपर हीट ज़्यादा, तो कहते हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, बहुत पौधे यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको ट्रॉपिक्स के रेन फॉरेस्ट में ही दिखाई देगी। ओ, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, क्या आया, रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है, रेन क्यों होती है, रेन वर्ड से समझिए ज़रा। ये इतनी ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो रेन हो रही है। अब आप अगर ऊपर जाएंगे ना तो जो ऊपर का जो जोन होता है इसको फ्रीज्ड जोन बोला जाता है। देखिए फ्रीज्ड जोन क्यों बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस इतने जोन के अंदर बिल्कुल बर्फ़ जमी होती है। तो ऊपर की तरफ बर्फ़ होती है, क्यों ना हम इस बर्फ़ को यहाँ पर वाइट पार्ट से बनाएं, सो दैट हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, राइट। तो चलिए वाइट से बनाते हैं फ्रीज्ड जोन को। ये जितना आप जो ऊपर वाला आप जोन देख पा रहे हैं ये है फ्रीज्ड जोन। यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। और 66 यहाँ पर 23 डिग्री से अगर 66 डिग्री तक आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि फ्रीज्ड जोन से ऊपर होता है टेम्परेट जोन। ये जो बीच वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट। कि यहाँ का जो मौसम होता है वो टेम्परेट है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, तो अब हम अगर लेवल देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे कम मिलेगी, सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी, राइट। फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी हमें, इससे ज़्यादा होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी ठंडी नहीं है तो थोड़ी कम दिखाई देती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म है अर्थ के ऊपर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। रीज़न में अब इसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ और फिनोमेना समझने पड़ेंगे, जैसे कि विंड्स को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जहाँ पर हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि जहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होता है ना, प्रेशर अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि वहाँ पर जो हीट है वो कम होगी। हमेशा ऐसा ही होता है। एल्टीट्यूड्स को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मल अगर आप चल रहे हो तो हम देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ट्रॉपिक्स के ऊपर सन की लाइट गिर रही है, तो इसका मतलब प्रेशर कम है, क्योंकि हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। प्रेशर कम है तो यानी जो भी 1-2 कारण होंगे। पहली बात तो जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, और हवाएं अब इधर उधर चल, यहाँ पर ऊपर जाएंगी, इधर की तरफ घूमने लगेंगी, ऊपर जाएंगी दूसरी तरफ बहने लगेंगी। तो हवाएं ज़्यादा बह रही हैं, हवाएं ज़्यादा बहेंगी तो हवाएं के साथ नमी ज़्यादा है हवाओं में। क्यों नमी है, क्योंकि धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पानी होता है उसके अंदर वेपराइजेशन ज़्यादा होती है, यानी कि भाप जो है ज़्यादा बनेगी। भाप की वजह से नमी होगी पानी में ज़्यादा नमी होगी। तो जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी और क्लाइमेट के यहाँ पर
पहुंचने लगेंगी, उधर से भी हवाएं आ रही है, टकरा रही है। तो ये जब माउंटेन्स वगैरह से अलग अलग जो यहाँ पर हम अर्थ के ऊपर देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके का यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है या फिर और सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, पहाड़े होती हैं, अलग अलग जगह होती हैं। जब ये हवाएं उनसे टकराएंगी तो बहुत सारी बारिश होंगी। तो इसी वजह से जो ज़्यादा रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा रेन कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिक लेवल में। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो मानिसराम में दिखने को मिलती है। जो भी क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर हर समय, मेघालय के अंदर हर समय बारिश ही होती रहती है। रीज़न क्योंकि अरेबिक यहाँ पर हम बंगाल की खाड़ी को देख पाते हैं और सारी चीज़ों को देखने की वजह से वहाँ से जैसे जैसे बादल जो होते हैं वो भारी होने लग जाते हैं, फिर वो रिलीज करना चाहते हैं खुद को, उनके अंदर ज़्यादा नमी आ रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो इन सारी वजह से, और जहाँ पर पानी ज़्यादा है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है हरियाली ज़्यादा होगी, राइट। सुंदरबंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये सारे कारण की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हरियाली होती है। अब ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि ट्रॉपिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, यानी इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, एनिमल्स क्यों पाए जाते हैं। अब एक और सवाल है, मैंने आपको क्या बोला था, एल्टीट्यूड को छोड़ दीजिए। एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि हीट कम हो जाती है, यानी कि एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता जाएगा, हीट कम होती जाएगी, लेकिन प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, राइट। तो एल्टीट्यूड के ऊपर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जनरली आप लोग देख पाएंगे कि जो प्रेशर है, जो हवाओं का प्रेशर होता है चारों दिशाओं से, वो उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई देने लगता है। आपकी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्टनेस दिखाई देगी ब्रीदिंग के अंदर, राइट। आप सांस लेने में आपको ऐसे कमी महसूस होगी, कभी कभी आप पहाड़ों वगैरह पे जब ऊपर जाते हैं, ये सारी कंडीशन है। लेकिन फिर भी पहाड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों दिखाई देती है, यानी कि इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, इतने ज़्यादा हरियाली पहाड़ों पे क्यों है, और इसी को बोला जाता है हेम्बोल्ट एंगीमा। इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे आज यहाँ पर। आई होप अभी आपका बेस जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने था। हेम्बोल्ट एंगीमा जो है वो एक कंसेप्ट दिया था 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है, देखिए आज हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन जब शताब्दी बोलेंगे तो हम बोलेंगे 21वीं शताब्दी, यानी कि 21st सेंचुरी। तो इसी तरीके से 1850-1860s के अराउंड में जब ये कंसेप्ट दिया था, तो यानी कि 19th सेंचुरी में एक कंसेप्ट को दिया गया था। और इसने चैलेंज किया था जो कन्वेंशनल विजडम है, जो हमारी बुद्धि है, हमें लगता है कि जो मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है वो लो लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही होते हैं। हेम्बोल्ट एंगीमा उन्होंने सजेस्ट किया कि जो माउंटेन के रीजन है, खासकर जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो जो एक हम देखते हैं ऊपर की तरफ माउंटेन्स के ऊपर एक आइस लाइन होती है। इस आइस लाइन से नीचे जब आप देखेंगे, यानी यहाँ तक बर्फ होती है, तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, लेकिन इससे नीचे का जो एरिया है पहाड़ों में, खासकर वैली वगैरह का भी, ऊपर का भी, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, आप बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज़ को देख पाएंगे। और ये क्यों हो रहा है, नॉर्मली बिलीव तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि अर्थ की हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो है वो अर्थ के रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ही पाई जाती है, जो कि इक्वेटर के आसपास है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इस इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में जो कि माना जाता था, तो इसी वजह से हेम्बोल्ट एंगीमा ने बोला कि कैसे एक रिलेशनशिप है टेम्परेचर का, टेम्परेचर यहाँ पर होता है, फिर हम देखते हैं एल्टीट्यूड यहाँ पर होता है, और जब ये मिलता है साथ में ह्यूमिडिटी के साथ में, कि यहाँ पर नमी भी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी माउंटेन्स क्या होती हैं, देखिए माउंटेन्स का ना एक्चुअली में सरफेस होता है। एक तरफ की माउंटेन जब कोई हवाएं आ रही है तो वो माउंटेन से टकराएंगी, बहुत सारी रेन होगी यहाँ पे बादलों से। दूसरी तरफ बिल्कुल ड्राई माना जाएगा कि यहाँ पर कोई रेन हो ही नहीं है, तो इसी वजह से एरिया ड्राई है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटीज़ की इतनी सारी स्पीशीज़ को वहाँ पर जन्म दे देती हैं। इंडिया के अंदर हम जाने तो इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से रीजन है, देखिए वेस्टर्न घाट है इंडिया की। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम कहाँ कहाँ बांटेंगे, तो हम बांटेंगे इंडिया में वेस्टर्न घाट के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। तो पहला है वेस्टर्न घाट। दूसरा अगर हम बांटेंगे तो कहाँ बांटेंगे, हिमालयाज़ पे बांटेंगे। ऑब्वियसली हिमालयाज़ में इतनी सारी वैरायटी हमें दिखाई दे रही है। तीसरा हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का जो हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट क्या होता है, देखिए इसके लिए एनवायरनमेंट में आपको जाना पड़ेगा। PYQs मैंने समझाए हुए हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि हॉटस्पॉट्स के लिए अगर आपको हॉटस्पॉट बनना है तो कुछ आपका जो रेट है बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होने का वो भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा हम देख पाते हैं इंडिया बर्मा रीजन को।
इंडिया और बर्मा के रीजन को, और फोर्थ यहाँ पर होता है सुंडालैंड, जो कि हमारा सुंडालैंड का रीजन है। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी के हमें हॉटस्पॉट दिखाई देते हैं, और इन्हीं रीजन के ऊपर यहाँ पर मिस्ट्री है कि कैसे जो बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेशन है वो इतना ज़्यादा क्यों है हम्बोल्ट अंगीमा के अंदर। तो यही हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर वो हम्बोल्ट कैसे नोटिस करते हैं कि टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बायोडाइवर्सिटीज़ को माउंटेन के ऊपर, खास करके जब यहाँ पर डिस्टेंट टॉपिक से ज़्यादा बात किया जाए। एक तरीके से पैराडॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है आपको कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर तो सन भी कम हो रहा है, लाइटिंग भी कम हो रही है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, हम सोचते हैं ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि माउंटेन्स के ऊपर भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो ये जो पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, अंतर विरोध सा है थोड़ा सा, तो ये हमें दिखाता है कि कैसे जो माउंटेन्स हैं और चेंजिंग क्लाइमेट है, अलग अलग नीश हैबिटेट्स का, वो अलग अलग नीश हैबिटेट बनाती है जो एक रिच एरा ऑफ स्पीशीज बना देता है। देखिए अब इसको समझने के लिए आपको नीश शब्द को समझना पड़ेगा। नीश हैबिटेट ऐसा है, जिसने एनवायरनमेंट पढ़ा है उसको पता होगा कि हर स्पीशीज जो होती है उसको पर्टिकुलर अपना खाना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, पर्टिकुलर रहने के लिए उसको कोई एरिया चाहिए, और वो उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसी खाने पे जिंदा रह सकती है, वो उसकी खुद की होती है नीश। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी भी 2 नीश जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती है, उनमें डिफरेंस जरूर होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, यहाँ पर टेम्परेचर और कम हो जाता है, और यहाँ पर और कम हो जाता है। तो अब ये माउंटेन रेंज जैसे ऊपर ऊपर जा रही थी, यहाँ पर हम अलग तरीके के एनिमल्स को देख पाते हैं। कोई यहाँ पर स्नो डॉग को देख पा रहा है, कोई ऊपर की तरफ स्नो डॉग्स ज़्यादा दिखेंगे, यहाँ पर हम और बुल्स वगैरह को देख पा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और दिखाई दे रहा, अलग पौधे हैं, अलग पौधे हैं, यहाँ पर बिल्कुल अलग पौधे हैं। तो ऐसे ही जो सारी चीज़ें ना मिलके बहुत सारी स्पीशीज़ को एक ही जगह पे दिखा देती है, क्योंकि टेम्परेचर हर थोड़े से समय के बाद बढ़ घट रहा है। उसके अलावा हम देख पाते हैं कैसे जो रेन है, ह्यूमिडिटी है, वो भी बढ़ घट रही है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ एक ही जगह पे ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर में ज़्यादा है, नंबर में हमेशा क्वांटिटी में यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो हम फॉरेस्ट के ऊपर या फिर हम माउंटेन्स को अगर कंपेयर करेंगे, वो नंबर में ज़्यादा नहीं है। देखिए स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 10 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 प्रकार के पौधे 10,000 हेक्टेयर में पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर है। नहीं, यहाँ पर भी क्या होगा कि एक एरिया है 1 किलोमीटर का, और उस 1 किलोमीटर के एरिया में हम देख पाएंगे कैसे 50 स्पीशीज़ मिल गई हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अगर कोई एरिया 4 किलोमीटर का, तो 4 किलोमीटर में यहाँ पर 60 स्पीशीज़ मिल गई हैं। 60 अलग अलग तरीके के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जानवर अलग अलग तरीके के हैं। तो आई होप अब आप अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को और इस टॉपिक को, इस टर्म को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब हम समझते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्टिंग बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है इंडिया में, उसके क्या एग्जाम्पल है। अब ये सवाल आपका यहाँ से शुरू हो जाता है मेंस के लिए। अब से पहले हमने क्या समझा, प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा कि इंडिया का थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता दीजिए, या फिर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम इंडिया में देखेंगे कि इंडिया यूजुअली ट्रॉपिकल जोन है, राइट, क्योंकि हम इंडिया को कहाँ पाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर के बीच में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में और इक्वेटर के नॉर्थ में जब इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट यहाँ पर है और श्रीलंका है, वो एक हॉटस्पॉट का एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाले पोर्शन जो है वो हमारा हम्बोल्ट एंगीमा का एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा ईस्टर्न हिमालय भी एक हायर बायोडाइवर्सिटी को दिखा रहा है। हम्बोल्ट एंजीमा को वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहीं पर हम देख पाएंगे हिमालयाज में, वेस्टर्न घाट में बहुत सारे हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं। क्या ईस्टर्न घाट में भी इतने माउंटेन्स हैं? नहीं, ईस्टर्न घाट्स में हम इतने दर्रों को, माउंटेन्स को नहीं देख पाएंगे, वेस्टर्न घाट में देख पाएंगे। तो ये आपका है प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि इन दोनों में से चारों बायो हॉटस्पॉट आपको दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर हम्बोल्ट एंगीमा के अंदर आता है, तो इसके लिए जरा तैयार रहिएगा। उसके अलावा डाइवर्स होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्योग्राफी पे इम्पैक्ट करती है, क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, हिस्ट्री से भी फर्क पड़ता है। जैसे जो अर्थ की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसकी जो ज्योग्राफी है
वो कहीं ना कहीं, और उसका जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन करता है, वो ये निर्धारित करता है कि माउंटेन्स के ऊपर कौन से पौधे जन्म लेंगे, क्या बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होगी। और माउंटेन का हैबिटेट को अक्सर क्रेडल्स के नाम से भी माना जाता है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी नई स्पीशीज़ जन्म लेती हैं जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से। कभी कभी यहाँ पर म्यूजियम्स इनको बोला जाता था, जब जो एंशियंट स्पीसीज थी वो स्टेबल क्लाइमेट पाने के लिए ऊपर चली जाती थी माउंटेन्स के ऊपर में। तो हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, क्योंकि अब चेंज क्या आता है, मान लीजिए कोई प्लेट आपस में टकरा रही है, जैसे हिमालय को देखते हैं हम, अब वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब बढ़ता ही जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें जो कुछ और टेम्परेचर था वेरिएशन दिखाई दी। अब ये वेरिएशन क्योंकि वर्ल्ड में कहीं और जगह पर है ही नहीं ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्लाइमेट बन ही नहीं पा रहा है, तो कोई नई स्पीशीज सिर्फ यहीं पर जन्म लेगी, कोई नए तरीके की स्पीशीज का जन्म हो जाता है। तो इसी वजह से इसको डाइवर्स बोला जाता है, क्रेडल्स बोला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी, कि कैसे एल्टीट्यूड के साथ साथ अलग अलग क्लाइमेट यहाँ पर चेंज होते रहता है। और एट द एंड हम और समझेंगे कि अभी तक जो ये एंगीमेटिक एरियाज बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुए नहीं। हमारे इंडिया में कौन कौन से वेस्टर्न घाट और हिमालयाज हैं, अभी इसमें और ज़्यादा रिसर्च करनी बाकी है। ये जो हाइपोथेसिस दी गई है बायोडाइवर्सिटीज़ को लेकर, इसमें और बहुत सारी जो डाटा है उसकी ज़रूरत है, एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत है, कितनी स्पीशीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेशनल मिशन फिलहाल, जैसे कि इंडिया के कुछ नेशनल मिशन है हिमालय को स्टडी करने के लिए, फिर नेशनल मिशन बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन वेलबींग के लिए, उन सभी को इंडिया को भी स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। और जेनेटिक्स जैसे रिसर्च के टूल है ना, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे पास अभी भी हेमोल्ड मॉन्ट अंगीमा है उनको हम मल्टीप्लाई करके देख सके, कि और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि ये क्या क्या इसके सवाल हैं इससे रिलेटेड उनको, और ये जो हमारे सॉल्यूशन है ग्लोबल इश्यूज़ के, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, क्या उसमें हमारी कोई मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। खैर आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। और यहीं पे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो और हमारा लास्ट आर्टिकल दोनों ख़त्म हो जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रोज़ आपको अगर ऐसे ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया हो वीडियो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह चाहिए तो। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।